स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आज 5 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको क्विज देनी है तो आप इसे भी ज्वाइन करना। फेसबुक और इंस्टा चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन पेज सर्च करके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा में 54 वर्ष के सियासी सफर में अभी आप सभी को पता है कि 3 नवंबर को जो है बड़ौदा में उपचुनाव हुए हैं, क्योंकि अप्रैल 2020 में कृष्ण हुड्डा जो कि यहां के विधायक थे उनका निधन हो गया, उस वजह से सीट खाली हो गई। नियमानुसार जब सीट खाली होती है तो वहां पे उपचुनाव होता है। 3 नवंबर से पहले हरियाणा के अंदर जो है टोटल 34 बार उपचुनाव हो चुका था। अभी 3 नवंबर को बड़ौदा सोनीपत के अंदर फिर से उपचुनाव हुआ और ये कौन सा उपचुनाव था, 35वां, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ओके है। आगे बढ़ता हूं, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे रखता हूं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए हरियाणा राज्य को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त में से कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। देखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन बर दिन खराब होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आस पड़ोस के और भी राज्य कह दीजिएगा आप लोग, यहां पे क्या है कि धान की फसल और धान की फसल के बाद पराली को जलाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने तमाम कोशिश की है, किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी है ताकि वो पराली ना जलाए, लेकिन फिर भी किसान लोग जो है पराली जला रहे हैं। इस वजह से वायु गुणवत्ता जो है वो खराब होती जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। मानो एक दिन के अंदर 6 से 7 सिगरेट पी हो फेफड़ों के लिए, तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब इसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार, हमारे भारत के वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कुल 15 राज्यों के लिए 2200 करोड़ रुपए की एक किस्त जारी की है। ठीक है, इसमें से हरियाणा राज्य को कितने करोड़ रुपए मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 24 करोड़, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ओके रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, यही है निर्मला सीतारमण। इनसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत की पहली पूर्णकालीन रक्षा मंत्री कौन है महिला में, तो इनका आंसर भी रहेगा आपका निर्मला सीतारमण। देखो, पूर्णकालीन शब्द का मतलब है क्योंकि इनसे पहले कार्यवाहक इंदिरा गांधी जी बन चुकी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन है, तो वही आपका जवाब रहेगा निर्मला सीतारमण। कार्यवाहक में इंदिरा गांधी का नाम आता है अगेन आपका, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। एक बात आपको और भी बता देता हूं कि ये जो राशि है ना 2200 करोड़, ये 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए दी गई है। ठीक है, 2200 करोड़। अच्छा, इन राज्यों में बता देता हूं कि 42 बड़े शहर है, जहां पे जो है सबसे ज्यादा शहर है यूपी के साथ, और सबसे ज्यादा रुपए जो मिले हैं वो मुंबई को मिले हैं 244 करोड़। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि किस किस राज्य को कितने कितने रुपए मिले हैं। जैसे आंध्र प्रदेश को मिले हैं 67.5 करोड़, बिहार को मिले हैं 102, छत्तीसगढ़ को मिले 53.5, गुजरात को 202.5, हरियाणा जो कि इंपॉर्टेंट है हरियाणा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 24 करोड़, झारखंड को मिले 79.5, कर्नाटका को मिले हैं 139.5 करोड़, मध्य प्रदेश को 149.5 करोड़, महाराष्ट्र को 396.5 करोड़। इसमें सबसे ज्यादा किसके हैं? मुंबई के हैं। मैंने आपको अभी बताया मुंबई के लिए पर्टिकुलर कितने दिए गए हैं, 244 करोड़ दिए गए हैं। और पंजाब के लिए कितने? 45 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का पड़ोसी राज्य है, सवाल पूछ सकते हैं। राजस्थान के लिए 140 करोड़ है, तमिलनाडु के लिए 116.5 है, तेलंगाना के लिए 117 करोड़, यूपी के लिए 357 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए 209.5 करोड़, और ओवरऑल कितने हो गए? 2200 करोड़ हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में सीबीएसई का रीजनल ऑफिस, पंचकुला वाले रीजनल ऑफिस से चंडीगढ़ सहित कुछ राज्यों को निकालकर एक अलग से ऑफिस बना दिया गया है। अब पंचकुला वाला रीजनल ऑफिस हरियाणा और कौन से राज्य के स्कूलों को देखेगा? देखिएगा, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि हाल ही में सीबीएसई ने ना अपना एक नया रीजनल ऑफिस ओपन किया है। कहां पे? मोहाली के अंदर। ठीक है, और मोहाली का जो नया रीजनल ऑफिस ओपन किया है, इस रीजनल ऑफिस के यूं कहिएगा चेयरपर्सन या डायरेक्टर, जिनका नाम है श्याम कपूर। ठीक है, श्याम कपूर को नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए। अब थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। क्या है कि जो सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है,
ये काम कर रहा है एक ही रीजनल ऑफिस के, मतलब रीजनल ऑफिस का मतलब होता है एक ऑफिस होगा, वो कई सारे राज्यों को जो है वहां के कई सारे राज्यों के स्कूलों की निगरानी करेगा। अब एक ही आदमी कई सारे काम करेगा, देखो बर्डन तो आएगा ना। तो इस वजह से इस बर्डन को कम करने के लिए पंचकुला से जो है ना, पंचकुला से पर्टिकुलर पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन स्कूलों की मेजबानी हटा ली गई और अब पंचकुला के पास में केवल और केवल जो है हरियाणा और एक साथ में हिमाचल प्रदेश, इन दो राज्यों की जो है मेजबानी रहेगी, मतलब इन दो राज्यों के स्कूल की देखभाल करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो गया बी ऑप्शन आपका, ठीक है। और पंचकुला के पास किसकी आ गई, सॉरी मोहाली के पास किसकी आ गई है, चंडीगढ़ की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, लेह और लद्दाख की, ठीक है। और अगली बात भी आपको याद रखनी है यहां पे कि सीबीएसई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 को हुई थी। सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली के अंदर है। चेयरपर्सन का नाम मनोज आहूजा है। एफिलिएशंस कितनी है, 21,499 स्कूल की एफिलिएशन है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा कि पीजीआई रोहतक की पोस्ट कोविड ओपीडी में आने वाले मरीजों की स्टडी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 30% में खालिस्तान डिसऑर्डर का खतरा बढ़ रहा है। कोविड 19 के यूं कहिएगा आप लोग तेवर अलग अलग हैं समय के अकॉर्डिंग। जब मार्च में देखा तो कुछ अलग तेवर थे इसके, मतलब कुछ अलग सिम्टम थे। अप्रैल में कुछ अलग, मई में कुछ अलग, जून जुलाई अगस्त सितंबर में कुछ अलग, अक्टूबर तक आते आते कुछ अलग, और अब नवंबर तक आते हमें जो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी दिखने को मिल रहा है। और ये खतरे की बात इस वजह से है क्योंकि ये वो मरीज हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर से ग्रसित जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में, जिनको हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि रूप में कहते हैं, जहां से हार्मोन सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के। इस वजह से जो लोग कोरोना जिनको हुआ है और वो अब ठीक हुए हैं, उनको शुगर, थायराइड, हार्मोन लेवल का अप एंड डाउन होना, ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिल रही है। के अलावा उनका गंध या स्वाद का पता नहीं लग रहा है, भाई खुशबू है कि बदबू है, टेस्ट का नहीं पता लग रहा कि मीठा है कि फीका है, थकान बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, कोविड सिंड्रोम है, या यूं कहिएगा ब्रेन डिसऑर्डर भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यही होता है आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जिसमें बेसिकली क्या है कि आपके जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो अप एंड डाउन। देखो दो टाइप की हमारी ग्लैंड्स होती है, एक एंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन में जूस और एंजाइम होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं, लेकिन एंडोक्राइन में हार्मोन्स होते हैं आपके पर्टिकुलर, और हार्मोन का लेवल अप एंड डाउन हो रहा है ड्यू टू कोविड 19। ये रिसेंटली रिसर्च किया गया है आपका रोहतक पीजीआई के अंदर। तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। नवंबर महीने में भारत में 3 और राफेल विमान लैंड करने वाले हैं। नए विमानों के आने के बाद गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में कितने राफेल शामिल हो जाएंगे। आप सभी को यह बात तो पता ही है कि 29 जुलाई को जो ना 29 जुलाई 2020 को हरियाणा के अंबाला के अंदर जो है टोटल 5 राफेल आए थे। उनमें से रोहित कटारिया गुरुग्राम के बसई के रहने वाले, उनका नाम जरूर याद रखिए क्योंकि वो राफेल उड़ा के लाने में शामिल थे कैप्टन के रूप में, ठीक है। अच्छा, अभी 3 और राफेल आने वाले हैं इसी नवंबर महीने के अंदर। तो 5 पहले आए थे, 3 अब और आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 8 हो जाएंगे। यानी कि सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। ये पहले वाले 5 राफेल हैं, इनको 10 सितंबर को वायुसेना के बेड़े के अंदर शामिल कर दिया। ये भी बात आप याद रखिएगा। ये नए राफेल फ्रांस से हमारे भारत में 7000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे। पिछली बार तो यूएई में रुके तो थे, इस बार कोई रुकने का चांस ही नहीं है। हालांकि इन्हें पहले जामनगर के अंदर रोकने की योजना है, उसके बाद इन्हें जो है वो लाया जाएगा अंबाला के अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों को प्रति कर्मचारी सालाना कितने हजार की सब्सिडी सरकार देने वाली है। हाल ही में घोषणा हुई है कि अगर कोई आपकी या कहते हैं प्राइवेट जो कंपनी है और वो हरियाणा के युवाओं को नौकरी देती है अपने उस फैक्ट्री के अंदर या अपने उस कंपनी के अंदर, तो सालाना प्रति कर्मचारी जो है उन्हें 48,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और एक इसके साथ में एक काम और भी होगा कि 20 साल तक जो है उन्हें बिजली शुल्क में भी छूट दी जाएगी। पहले ये छूट 10 साल की लागू थी, लेकिन अब जो है इसे बढ़ा के 48,000 रुपए सब्सिडी और के साथ में 20 साल तक कर दिया। सर ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, और इन्होंने कहा है कि नई औद्योगिक नीति से जो है ये लागू कर दिया जाएगा। सर ये सुझाव कहां से लिया इन्होंने? 151 इंडस्ट्रीज से सुझाव लिया। 151 इंडस्ट्रीज की जो एसोसिएशन
बनी हुई है उनसे सुझाव लिया। गुजरात है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रियल आपकी स्कीम बनी हुई है वहां से सुझाव लेके ये घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हरियाणा में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस बढ़ाकर कितने लाख रुपए की जाएगी। हरियाणा के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ा के जो है वो की जाएगी 10 लाख रुपए, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, और जितने भी हरियाणा के अंदर निजी मेडिकल कॉलेज है यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस तो वर्तमान में भी 15 से 18 लाख रुपए तक है। सरकारी कॉलेज की फीस अभी है 53,000 रुपए, लेकिन इसे बढ़ा के 10 लाख रुपए तक किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में पंजाब में 1.5 लाख है, हिमाचल प्रदेश में 60,000 है, चंडीगढ़ में 25,000 रुपए सालाना फीस है सरकारी है, लेकिन हरियाणा राज्य जो इसे बढ़ा के 10 लाख तक करने की उम्मीद है। और के साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इनके मतलब इनको एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और 10 लाख रुपए का मान लेते हैं उसने एजुकेशन लोन लिया है तो बाद में वो डॉक्टर बनने के बाद में अपने वेतन से ही वो चुका देगा, जैसा कि एज यूजुअल होता भी है अभी और डिपार्टमेंट में भी। एक और भी जो है बॉन्ड भी तैयार किया जा रहा है क्या, कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो लग जाता है, मतलब जैसे मेडिकल होने के बाद में पूरा होने के बाद डॉक्टर लगता है तो 2 साल तक वो हरियाणा में ही काम करेगा, हरियाणा से बाहर काम नहीं करेगा। इस बॉन्ड पे भी काम चल रहा है, हालांकि ये अभी तक निश्चित नहीं हुआ है कि ये फाइनल होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चंडीगढ़ की पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी विभाग में शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है कि अजनाला पंजाब में गुरुद्वारा सहित गुरुद्वारा के अंदर जो स्थित है कुएं में बराबर 282 सैनिकों के कंकाल के मामले में बड़ा खुलासा, और शोध में यह बात सामने आई कि ये सभी सैनिक 1947 के दंगों में नहीं बल्कि कौन सी क्रांति में शहीद हुए, 1857 की क्रांति में, यानी कि ए ऑप्शन सही है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। अब देखिएगा ये मामला है प्यारे बच्चों 2014 का। ठीक है, 2014 के अंदर अजनाला पंजाब का गुरुद्वारा है, वहां पे जो है 282 सैनिकों का कंकाल मिला, और तब से लेके अब तक जो है इस पे रिसर्च चल रही थी कि ये कंकाल जो है 1947 के दौरान जो है सैनिकों के शहीद होने का है, लेकिन अभी रिसेंटली इस पे जो है पूर्ण रूप से खुलासा हुआ और ये पता लगा कि ये 1947 के नहीं है, ये हैं 1857 की क्रांति के हैं। और इस रिसर्च को अंजाम दिया है जो पीयू यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर JS सहरावत, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये सभी सैनिक पश्चिमी यूपी के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के हैं और बंगाल के हैं, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों के रहने वाले थे। और इनका पता कैसे लगा है, स्टेबल आइसोटोप टेक्निक से पता लगाया गया है। ठीक है, और दूसरी बात है कि सैनिकों की खोपड़ी से मिले दांतों के जरिए यह जांच यूएस की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में करवाई गई, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जांच, ठीक है, जहां पे बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फेलियो साइंस लखनऊ से करवाई गई। तो ये बहुत सारी रिसर्च करवाई गई, अलग अलग इंस्टीट्यूट से करवाई गई, तब जाके पता लगा कि सारे के सारे सैनिक जो थे वो 1857 की क्रांति से संबंधित थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनके दांत बहुत मजबूत थे, वो शाकाहारी थे, ज्यादातर लोग जो है मतलब यंग ही थे, 20 से 50 साल के बीच के ही थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हरियाणा में परिवार में जन्मी कौन सी बेटी बनेगी घर की पहचान, उसी के नाम पे जो है नेम प्लेट लगेगी। तो हरियाणा के अंदर लिंगानुपात को सुधारने के लिए अभी रिसेंटली महिला और बाल विकास मंत्रालय ने घोषणा की है, अगर किसी परिवार में तीसरी बेटी जन्म लेती है तो उसी बेटी के नाम पे जो है घर की नेम प्लेट लगाई जाएगी। हरियाणा में परिवार की तीसरी बेटी घर की पहचान बनेगी, और ये घोषणा किसने की है, महिला एवं बाल विकास विभाग की मातन हेलखंड की इकाई ने। यहां से शुरू किया गया, झज्जर से इसे शुरू भी कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को, बाकी पूरे हरियाणा के अंदर जो है इसे लागू किया जाएगा। झज्जर के मातन हेलखंड जो है वहां पे 2020 में टोटल 41 बच्चियां जन्म लिया है, मतलब वो तीसरी बेटी के रूप में, इन्हीं बेटी के नाम पे जो है अब घर की नेम प्लेट लगाई जाएगी। ये घोषणा करी किसने है, ओवरऑल पूनम जैन ने, महिला और बाल विकास परियोजना की अधिकारी है वो। इन्होंने कहा इससे माताओं का भी सम्मान बढ़ेगा और बेटियों का तो सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। झज्जर को हम लोग शहीदों का शहर कहते हैं, झज्जर झज्जरी नामक सुराही की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। छज्जू नामक जाट ने इस शहर की स्थापना की थी, और ये बातें आपको जरूर याद रख लेनी है।
आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर सुरेंद्र वशिष्ठ ने अपने रिसर्च के आधार पर एक नई किताब में जिक्र किया है कि हरियाणा में सरस्वती के साथ ही बहती थी एक और नदी जो अब विलुप्त हो गई है। तो हरियाणा में सरस्वती के साथ में दृष्टदती नदी भी बहती थी। अगर आपने मेरी हरियाणा जीके की एक दो वीडियो देखी है तो मैंने इसके बारे में जिक्र किया है ऑलरेडी। दृष्टदती नदी भी हरियाणा में बहती थी और यह माना जाता था कि सरस्वती और दृष्टदती के बीच का क्षेत्र ही हरियाणा का क्षेत्र ही माना गया है। आप मैप में देख लीजिएगा, यह है सरस्वती और उसकी सहायक के रूप में है यह दृष्टदती नदी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ही हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है। के साथ में ही दोनों नदियों का उद्गम स्थल यमुनानगर के पास आदि बद्री था। यहां से नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती थी। दृष्टदती नदी हिसार की राखी गढ़ी से होकर राजस्थान फिर पाकिस्तान जाती थी और अरब सागर में मिल जाती थी। और हड़प्पा कालीन साइटें मिल रही है आज। अभी रिसेंटली मैंने राखी गढ़ी का भी तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाया होगा, वहां पे हाथ जोड़े हुए मूर्ति भी मिली है, ठीक है। और इन रिसर्च से, ठीक है, सहमत भी है पुणे के डेक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर जिनका नाम है प्रोफेसर वसंत सिंधे, ठीक है। ये भी सहमत है सुरेंद्र वशिष्ठ की बातों से। इन्होंने भी कहा है कि हाँ, दृष्टदती नदी जो है आज विलुप्त हो चुकी है। हालांकि ये बात बहुत पुरानी है, ये बात सत्य भी है, लेकिन रिसेंट रिसर्च हुआ जिसमें थोड़ी इसकी यूं कहिए विलुप्त होने के प्रमाण या पुराणों के जो आपके प्रमाण हैं वो मिले हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य जो है किसे नामित किया गया है? तो चौधरी देवीलाल CDLU यूनिवर्सिटी के जो अभी हाल ही में बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य नियुक्त किया गया है धर्मवीर विद्यार्थी को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। DAV संस्थाओं के क्षेत्रीय निदेशक, DAV पब्लिक स्कूल जींद के प्राचार्य भी हैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के बोर्ड ऑफ स्टडीज का सदस्य नामित किया गया है। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार, ये अनेकों पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सिरसा की बात कर रहे हो आप, CDLU यूनिवर्सिटी की इसकी स्थापना 2 अप्रैल 2003 को और इसके VC का नाम प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत कुमार ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया? आप कमेंट में मुझे बताइए अमित पंघाल कहां से है, संजीत कुमार कहां से, इन दोनों के बारे में विस्तार से आज तक इन्होंने कौन कौन से पदक जीते हैं। फिर आप इस सवाल का आंसर दीजिएगा, रजत है, कांस्य है, स्वर्ण है, किनमें से कोई नहीं। थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।